लेट स्टार्ट। चलो आज हम पढ़ाते हैं आपको ह्यूमन आई को कल बताए थे। ह्यूमन आई के बारे में कल बताए थे आप लोगों को, और इसमें जो पार्ट बच गया थोड़ा सा उसको हम पढ़ा देते हैं आपको कि इसमें हम लोग क्या पढ़े थे। यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे। उसके बाद देखो, इसमें हम बता दिए थे कि कौन सा लेंस का कब जरूरत पड़ता है, और वो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सब बता दिए। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं। इसमें लिखा है द फार पॉइंट ऑफ द आई इज मैक्सिमम डिस्टेंस to which the eye can see the object clearly. The far point of the normal human eye is infinity. यानी जैसे no any problem, no any problem of our eye, then I can see uh, infinitive। यानी कह रहा है कि जब हमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी तरह की आंख में परेशानी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत उसको कहाँ तक देख सकते हैं, इन्फिनिटिव तक। आई कैन सी इन्फिनिटिव, मैं इन्फिनिटिव तक देख सकता हूँ नॉर्मल आई। और नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन आई का मतलब हुआ कोई तरह का बीमारी नहीं हो, कोई भी बीमारी नहीं हो, बीमारी से कोई तरह का परेशानी नहीं हो, तो नॉर्मल, ये हुआ नॉर्मल, मतलब नो एनी प्रॉब्लम। इस कंडीशन में हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं। स्टूडेंट्स हैड डिफिकल्ट reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child was suffering from? How can it be corrected? यानी कह रहा है कि किसी स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत होता है ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ चीज को, क्योंकि वो कहाँ बैठा है, लास्ट रो में। तो यानी दूर की चीजों को देखने में उसको दिक्कत हो रही है ना। तो कौन सा दृष्टि दोष हुआ, तो हमको कमेंट में बताना, क्योंकि हम कल बता दिए थे। तुमको ये याद रखना, नियर का चीज को देख लिया, नियर का चीजों को यदि वो देख पा रहा है, अच्छे आराम से देख पा रहा है, तो नियर का चीजों को वो आराम से देख पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेस बायोपिया, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा उसमें। फार साइटनेस यानी दूर दृष्टि दोष, यानी नजदीक की चीजों को वो देख रहा है और दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है। तो हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ देख लो। यदि हम बोले थे ये सारा चीज एक बार देख लो, यदि हम इसमें, हम तुमको कल भी बताए थे कि उल्टा याद रखना। देखो सारी चीज हमने बताया हुआ है। ये क्या बताए थे, यदि कहता है कि अनंत, तो ये इन्फिनिटी अनंत हो, या निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या हाइपरमेट्रोपिया है, फिर क्या है, ये फार साइटनेस के लिए क्या इसका यूज होता है, फार साइटनेस बीमारी। और इसमें से मायोपिया में देखेंगे तो ये नियर साइटनेस हो गया। तो नियर साइटनेस नियर वाली चीज को देख लेगा। ए myopia person cannot see distinct object clearly because far point, माने नजदीक वाली चीज को वो नहीं देख पाएगा और दूर वाली चीज को देख लेगा। myopia also known as the nearsightedness. A myopia person cannot see distant object clearly because the far point of his eye is less than infinity. तो ये सब बता चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं कि अब तो उस स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, निकट दृष्टि दोष यानी दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है, दूर की चीजों से वो नहीं देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष उल्टा याद रखना। तो स्टूडेंट डिफिकल्ट टू रीडिंग ब्लैक बोर्ड while sitting in the last row, it saw that is unable to see distance object clearly. He is suffering from myopia. तो किससे क्या रहा है,
मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। हम्म तो उल्टा याद रखना, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग द कॉनकेव लेंस। तो हम तुमको बताए थे निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चलो प्रिज्म क्या है। Prism is a transparent optical elements which reflect light, and the optical object can be defined as prism must be have least two fact of the which angles between them. A triangular glass prism has two triangular base and three rectangular prism surface. The surface are inclined to each others. The angles between its two lateral faces is called angle of the prism. प्रिज्म होता क्या देखो, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट प्रिज्म होता है, याद रखो। इसको बेटा ऐसे बनाया जाता है, यह है प्रिज्म। ये क्या होता है, ये इसकी जो ब्रॉड होती है ये वाला, ये ब्रॉड ये वाला चौड़ी होती है और ट्रांसपेरेंट होता है यानी पारदर्शी। क्या होता है, पारदर्शी, पारदर्शी होते हैं। और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यानी क्लियरली होना चाहिए। क्लियरली मतलब साफ होना चाहिए, साफ यानी क्लीन। दैट टाइम यदि इस तरह का है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप आराम से इसके पास में कोई लाइट ले जाते हैं तो ये क्या होगा, इसके अंदर में रियर फ्रैक्शन कब होता है, रिफ्लेक्शन और रियर फ्रैक्शन दोनों चीज बता दी है, फिर से समझो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रकाश जब गई सतह पे और सतह उसको मोड़ दिया, चाहे वो उधर चला गया हो, चाहे इधर चला आया हो, चाहे उसी पथ पे लौटा दिया हो, दैट इज रिफ्लेक्शन। लेकिन रियर फ्रैक्शन क्या होता है, उस मीडियम में प्रकाश की किरण एंट्री लगा देते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर में चले जाते हैं, उसमें पास थ्रू हो जाएगा, उसके होते हुए लाइट चला जाएगा, है ना। तो रेक्टेंगुलर टाइप का सरफेस एरिया, दिस सरफेस इंक्लाइन टू द ईच अदर्स, द एंगल बिटवीन टू लेटरल फेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ये होता है। अब यहाँ पे एक प्रिज्म दिया हुआ है, तो ये प्रिज्म में बोला कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ से एक किरण यहाँ से गया है और यहाँ पे जब इसके अंदर में एंट्री लगाया तो ये देखो ये यहाँ पे चला आया, और फिर इसके ऊपर ये नॉर्मल डाला जाता है हर जगह। नॉर्मल क्यों डाला जाता है, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल डालने का कारण है कि जो उस पे ऊपर परपेंडिकुलर बनाया जा सके, परपेंडिकुलर बनाया जा सके, परपेंडिकुलर उसके ऊपर बना सके, ठीक है। P is the incident ray, EF is the रिफ्रैक्टेड रे। ये सब दिया गया है, कुछ नहीं समझना, इसमें ज्यादा माथा पची नहीं लगो, ये कुछ नहीं है, इसको उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये क्या है देखो, हम तुमको बताते हैं, थोड़ा सा एक न्यू पेज ले, ये है क्या चीज, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें जब आपकी एग्जाम जो होगा तुम लोगों का, इस एग्जाम में ये याद रखना कि मायोपिया से क्वेश्चन होगा, प्रेस बायोपिया से क्वेश्चन होगा, हाइपर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से क्वेश्चन होगा, और एक है स्टिग्मेटिज्म, वो जो धुंधला दिखता है, ठीक है। ये कब होता है, जब उसकी कॉर्निया सिलेरी मसल्स, क्यों सिलेरी मसल्स, उसकी आई आई का कंट्रोलिंग पावर घट जाता है, उसके आई बॉल जो घूमता है, आई बॉल के ऊपर उसका नियंत्रण होता है, कॉर्निया और उसके बीच में जो जिसमें एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है,
उसके बीच में ऊपरी परत में क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, तनाव होता है, जिसके कारण से वो धुंधला पड़ जाता है। तो वो बहुत कारण सब बहुत सारे कारण से हो सकते हैं, जैसे बहुत धुआं में आप रहते हैं, बहुत तरह का पॉल्यूशन से सामना करते रहते हैं, हमेशा आंख को कभी ध्यान में आंख में नहीं देते हैं आप, पानी से हमेशा नहाने टाइम में फ्रेश वाटर लेके ठंडा पानी आंख में लो, तो ठंडा पानी बहुत अच्छा रहता है, साफ सुथरा पानी से डेली नहाओ। तो ये सारा कंडीशन होनी चाहिए। विटामिन ए की मात्रा ज्यादा लो, पत्तेदार साग सब्जी का ज्यादा सेवन करो। तो ये सब करने से विटामिन ए की कमी से ये सब होता है। और इस सब के ऊपर यदि आप ध्यान रखते हैं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखो ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म कहता है, जो प्रिज्म है, प्रिज्म ये कहता है कि यदि कोई रे आया, इधर से रे, प्रकाश की किरण आया, तो प्रकाश की किरण ए और बी, मान के चलो ये एंट्री लगाया, तो इस पे जब एंट्री लगाएगा ना बेटा, तो एंट्री लगाएगा तो इसमें सीधे सीधे एकदम आराम से चला निकल जाएगा लाइट। और देखो जब मीडियम में कोई चीज घुसता है, जब वो जो ट्रेवल करता है, तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, प्रिज्म है, ट्रांसपेरेंट है, तो ये चला जाएगा। और यहाँ पे एक नॉर्मल दिया जाता है ताकि उससे पता करे, परपेंडिकुलर पता किया जाता है, जैसे बाहर निकलेगा तो जिस जिस एरिया से आपने डाला तो उधर की ओर झुका हुआ चला जाएगा वो। इसमें जाने के क्रम में ऐसा होगा। अब ये कहता है कि इसके अंदर में पी क्यू कुछ मान दे दो, कुछ वैल्यू दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रियर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके अंदर में जब लाइट जाएगी और कुछ इसमें अंदर में घुस के ट्रेवल करेगा, तो रियर फ्रैक्शन होता है। रियर फ्रैक्शन, रियर फ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब होता है, रिफ्लेक्शन कब होता है, जब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश इसमें परावर्तित नहीं होगा, इसके अंदर में चले जाना, रियर फ्रैक्शन में क्या होता है, उस माध्यम में प्रवेश करना, माध्यम में प्रवेश करना, प्रवेश करना इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, चल, तो ये चीज हो गया। और डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्जन व्हाइट लाइट में क्या है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि ये बेटा प्रिज्म लेना, थोड़ा समझा देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, फिर आराम से कर लेना। देखो इसके ऊपर ड्राइंग थोड़ा गंदा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको समझना, ये प्रिज्म है। ये बोला कि ये प्रिज्म में कहता है कि व्हाइट लाइट मतलब होता है जो प्रकाश की किरण है, थोड़ा दूधपन टाइप का, व्हाइट, एकदम पूरा व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट जब इसमें जाएगा तो ये स्प्लिट होगा, और ये पुंज की तरह इसे निकल जाएगा, फैल जाएगा इसमें, है ना, बेंड हो जाएगा। तो ये 7 कलर में हो, इस 7 कलर में, 7 कलर में, 7 कलर में, 7 कलर में डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, 7 कलर में वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट जाएगा, तो बट जाएगा। 7 कलर में जैसे ये बढ़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लग रहा है नीब ज्यादा अंदर चला गया है, थोड़ा निकाल देता हूँ, लिखने में दिक्कत हो रही है, ये नीब थोड़ा बढ़ गया है रे। हाँ ठीक है, अब देखो, तो इसको याद रखना, भी बी, भी बी
विबग्योर। हाँ, ये होता है विबग्योर। ठीक है, इसको लिखा था 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक छूट गया है, विबग्योर। तो देख लो इसको, क्या ऐसे याद, ऐसे याद रखना, नीचे से लिखना VBGI, हाँ, YOR, ये 7 कलर हुआ। तो इससे वायलेट, वायलेट, वायलेट। उसके बाद क्या होगा, 1 मिनट यार। वायलेट, ग्रीन, ग्रीन, ये ये ब्लू, ये सॉरी, ये वाला ब्लू होगा बेटा, ब्लू, ब्लू। और ये वाला हो जाएगा ग्रीन, ये हो जाएगा इंडिगो। माफी चाहता हूँ यार, थोड़ा सा ये किच किच होता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। वायलेट, वायलेट, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, ये इंडिगो, इंडिगो, येलो, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज, और ये बेटा हो गया रेड। ठीक है, तो ये 7 कलर में डिफ्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है आ 7 कलर। ये व्हाइट लाइट जो है ना, 7 कलर में डिफ्लेक्ट होता है, इसी प्रिज्म ये वाला पूछा जाता है, तो तुमको याद रखना विवग्योर, विवग्योर याद रखना, तो काम हो जाएगा। तो याद रखना वायलेट, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, येलो और ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 कलर में बटता है। यहाँ देख लो, अ, ये जो वायलेट है, यहाँ ओ एक होगा बेटा, याद रखना, माफी चाहता हूँ। वायलेट, VIO होगा तो होता है वायलेट। ब्लू, ब्लू लिखा हूँ, ब्लू लिखा हूँ, ठीक है। ग्रीन लिखा हूँ, ग्रीन लिखा हूँ, ठीक है। इंडिगो, ब्लू के बाद इग्योर। तो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ऐसे हम यहाँ पे भी तो है, उसके बाद जी तो है, ठीक है। हाँ, 2 4 6 कलर ही दिया है यार, ये तो गजब है, ये तो गड़बड़ है यार। वही तो मैं सोच रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 कलर, लेकिन 7 कलर में होता है बेटा, इसीलिए इसमें थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं। तो इसको याद रखना। ये वायलेट है, ये जो हम लिख चुका है, ये वाला देखो, ये वाला, ये अबे यार, ये वाला देखो, मैं जो ये लिखा हूं ना, ये ठीक है। इसको देखना, यहाँ पे एक कलर को छोड़ दिया गया है। तो प्रिज्म स्क्रीन लिखा है, इसमें छोटा क्या है, 1 2 3 4 5 6 कलर क्यों दिया है भाई। एक है वायलेट, पहला है वायलेट, फिर दूसरा लिखा है ब्लू, फिर ठीक है, उसके बाद तीसरा लिखा है ग्रीन। तो मैं सोच रहा हूँ साला इसमें मेरा गलती क्या हुआ है। तो यहाँ देखते हैं इंडिगो छोड़ दिया है, उसके बाद इंडिगो, इंडिगो छोड़ा है। पांचवा हो गया येलो, फिवगी योर, येलो। उसके बाद है ऑरेंज, छठा ऑरेंज, और सातवां बेटा रेड। तो ये प्रिज्म इसमें बट जाएगा। क्लियर।
रेनबो फॉर्मेशन में भी 7 कलर होता है, तो वो क्या होता है, वाटर का जो वाटर जो पार्टिकल ऑफ पार्टिकल पार्टिकल ऑफ हाँ डस्ट डस्ट वाटर, हाँ जो वाटर का पार्टिकल ऑफ डस्ट यानी पानी का जो फॉग जिसको बोलते हैं फॉग, पानी पानी का जो फॉग होता है फॉग, उसके ऊपर जब रे आती है तो वो कलर 7 कलर में डिफ्लेक्ट हो जाता है, इस तरह 1 2 3 4, 3 3 6 7 7 कलर, ये 7 कलर। और जैसे ये डिफ्लेक्ट हुआ तो ये क्या बन गया, तुम्हारा रेनबो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसमें 6 कलर ही दिया है जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि गेट says different color finally color band of the 7 color is the obtained this phenomenon is called dispersion of white light by the prism। तो यहाँ पे थोड़ा बेटा 7 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन यहाँ पे जानते हो ब्लू लिखा है, ये लिखने भूल गया है, इसका नाम लिखने भूल गया कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो लाइन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन लिखने में मिस हो गया है, कोई बात नहीं चलता है। उसके बाद ए रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after the rain showers। It is the caused by dispersions of sunlight by teeny water droplet। यहाँ क्या लिखे, टीनी वाटर ड्रॉपलेट, तो यहाँ पे लिखा बेटा टीनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें, ऐसे 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 पानी की छोटी छोटी बूंदें जब रहेगा तो इसको हम लोग वाटर ड्रॉपलेट कहते हैं। ऐसे वाटर ड्रॉपलेट में क्या होगा, जैसे सन का रे आएगा और ये डिफ्लेक्ट कर डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा। तो water droplet are like to the small prism, the refract and disperse like incident sunlight, and the reflect is it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrops, see below figure, due to by the dispersion of light and internal reflection different color reach to the observe of eye। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। फिर इसमें से हम लोग ये तो कर लिए थे, चलो आगे ही रहते हैं। उसके बाद ये वही कारण, वही फेनोमेनन के कारण से सनलाइट आया, जैसे इस लाइट में आया यहाँ से एटमॉस्फेयर से टकराया, और एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद हमें ये क्या है, एक्साइटिंग रिफ्रैक्टेड लाइट लीड्स टू द रेनबो, और वो हमें इस फॉर्म में दिखाई देता है। ये पूछा जाएगा आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, तो stars emit and their own light of their twinkling due to the atmospheric refraction of light। ये क्वेश्चन याद रखना, ये आंसर याद रखना, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको कहा जाता है, इसके कारण से हमें तारे तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे टिमटिमाने का मेन कारण यही है। ठीक है, तो एट डिफरेंट लेवल्स बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द एयर डेंसिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, when the star's light refracted by the atmosphere comes more towards us, it appear brighter than when it comes less towards us, therefore it appears as if the stars
आर ट्विंकलिंग एट नाइट, इसलिए रात में तारे टिमटिमाता हुआ प्रतीत होते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टेड। हाँ, तो याद रखना एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्टेड होते हैं इसके कारण से, यानी इसको बोलता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण से हमें ऐसा होता है, दिखाई पड़ता है, तारे टिमटिमाए हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड मतलब होता है क्या, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा जैसे वातावरण, हमारा जो वातावरण है इसमें क्या होता है, हमारे जो इसमें क्या होता है, एयर है, एयर पार्टिकल का एयर एरिया है। याद रखना 0 से लेकर के 10 किलोमीटर तक एनसीईआरटी लिखता है, और लेकिन 0 से कभी कभी 12 किलोमीटर तक हमारी मौसमी घटना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है इस एरिया तक, ऊपर इतना से लेकर के 0 यानी जमीन से लेकर के 10-12 किलोमीटर तक इसमें मौसमी घटना होती है, और इसमें जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसके बाहर जब तुम धीरे धीरे निकलने लगोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे रिड्यूस होगा। अबाउट कहता है, अबाउट माने लगभग 150 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर जब हम चले जाते हैं ऊपर, तब हमें श्वास लेने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसके ऊपर जब आप जाने लगेंगे तब आपको थोड़ा लेक ऑफ ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। तो ये कहा जाता है, ये हो सकता है 150 किलोमीटर भी पता आपको ऐसा महसूस हो, या 200 किलोमीटर भी आपका महसूस हो। एनसीईआरटी यही रेंज लिखता है। तो बोला कि द सन इज विजिबल टू अस टू अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। हाँ, माने तो सनराइज जो होता है उसके पहले 2 मिनट पहले वो दिखाई देता है, अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट निकलने टाइम, निकलने समय, और दूसरा है 2 मिनट, 2 मिनट सनसेट टाइम, सनसेट होने के समय। ये दोनों टाइम पर, ये दोनों समय में क्या होता है, हमें एटमॉस्फेरिक जो हमारा जो मौसमी ये वायुमंडलीय घटना है जिसको वायुमंडलीय बोलते हैं, तो एटमॉस्फेरिक माने वायुमंडलीय घटना के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है बेटा, ये भी याद रखना। अब बोला कि the below figures show the actual and the apparent positions of the sun with the respect to the horizon time different between actual sunset and the apparent sunset in about 2 minutes. The apparent flattering of the sunset disk at sunrise at the sunset is also due to सन फिनोमिनन, और यही कारण से वायुमंडलीय घटना के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी एयर इज द पार्ट ऑफ द सनलाइट स्कैटरिंग स्मॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल टीनी वाटर्स ड्रॉपलेट ऑफ द डस्ट पार्टिकल स्कैटर फोटोन द मोर। देखो ऐसे कहा जाता है कि सन का जो रे है, सन्स रे, ये फॉर्म ऑफ जो है ना फोटोन का बने होते हैं, फोटोन का होते हैं, और ये डुअल नेचर का होता है, डुअल नेचर। ये तो फोटोन का होते हैं, डुअल नेचर का होते हैं, और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसमें
ये डस्ट पार्टिकल माने प्रकाश का माने टकराव, स्कैटरिंग होगा। माने गया, इसे लड़ाई, गया पार हुआ, ऐसे निकला गया आया, तो दैट इज स्कैटरिंग, टक्कर हुआ, डस्ट पार्टिकल के रूप में ऐसे ऐसे घुमा, इधर उधर मूवमेंट किया। तो ये सारी घटना हमारी ध्यान रखना। ड्रॉपलेट पार्टिकल स्कैटरिंग photons to more shorter their wavelength is therefore in scatter light short wavelength predominate. The sky appears blue while direct sunlight is somewhat yellowish, even reddish when the sun is very low. और ऐसा प्रतीत होता है। और इसकी जो वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ क्या है, पीछे एक पेज पड़ा हुआ है, इसमें कुछ काम करते हैं। याद रखना बेटा, यहाँ एक वेवलेंथ का बात कर रहा है। वेवलेंथ इसको बोलता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य होता है। इसका एसआई, एसआई इसका यूनिट याद रखना बेटा, यूनिट होता है एसआई यूनिट लेमडा। ठीक है, इसको लेमडा बोलते हैं, लेमडा। तो लेमडा एसआई यूनिट बोलते हैं, ये इसका सिंबल हो गया, सॉरी ये सिंबल। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, मीटर। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जो है, कहीं ना कहीं ये जो है बेटा, ये थोड़ा सा याद रखना, हो गया। तो एसआई यूनिट क्या होता है इसका, मीटर। मीटर एसआई यूनिट इसका। और इसको हम लोग, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल, सिंबल ऑफ वेवलेंथ, इसका लेमडा होता है, लेमडा। ठीक है, लेमडा। ठीक है ना। और उसके बाद चौथा याद रखना, फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो इसमें अभी नहीं है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति। तो इसको हम लोग हर्ट्ज से सूचित करते हैं, एचजेड से। ठीक है ना, हर्ट्ज से इसको सूचित करते हैं। और और हम लोगों का एक चीज और याद रखना, इसको जहां भी मान के चलो 10 हर्ट्ज लिखा रहे, 15 हर्ट्ज लिखा रहे, तो ये क्या है, ये यदि हर्ट्ज लिखा रहे इसका मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। अब तुमको इसमें और याद रखना टाइम पीरियड, या टाइम, टाइम। तो टाइम का, इसमें टाइम का काम है, तो टाइम का जब भी होगा तो इसको हम लोग सेकेंड से बोलते हैं, सेकेंड से इसको सूचित करते हैं। और इसका एसआई यूनिट भी सेकेंड होता है। और इसमें वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब आएगा तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट्स बोलते हैं, एसआई यूनिट। ये भी याद रखना। तो ये इसमें थोड़ा सा काम कर लेना। उसके बाद क्या है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स यही है जो इधर, ये देखो यहाँ स्कैटरिंग लाइट क्यों होता है, मतलब मुड़ना। हम क्या बोले अभी जस्ट बताए थे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर जाना उधर जाना नहीं, मूवमेंट करना, मूवमेंट करना, इधर उधर मूवमेंट करना, दैट इज स्कैटरिंग। तो ये हुए एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स में क्या है, एयर है, एयर है। और सो मैनी गैसेस, गैसेस, गैसियस, बहुत सारे गैसे हैं, बहुत सारे गैसे हैं। तो जिसके कारण से हम लोग वायुमंडली में जैसे 78% नाइट्रोजन, ये भी याद रखना, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन, और अदर गैसेस, अदर गैसेस, और सारे गैसे हैं। जो बच गया 0.0, कुछ 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 और है, 0.02% हीलियम है, ये वो ऐसे बहुत सारे मिलके एक एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ है। टिंडल इफेक्ट क्या है, बोला है द अर्थ
Atmospheres is a heterogeneous mixture of the minute particles. These particles include smoke, tiny water droplet, suspended particles of the dust, and the molecules of the air. When the beam of the light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomenon of scattering of light by the colloidal particles given rise to Tyndall effect. Tyndall effect क्या है? जैसे देखो, जैसे कहता है, टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने बताया जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कहीं जंगल में आप पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे। तो जब इसमें रेन हुआ तो वाटर ड्रॉपलेट होगा इसमें, और सडनली यहाँ से सन की रे निकल जाए, सन की रे यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ पे देखना फॉगी फॉगी सा दिखता है, अंदर में वास्प की तरह ऐसे एकदम दिखेगा, कोहरा टाइप का। और वहां पे एक लाइन जब उधर से रोशनी सन का आता है तो उसमें एक पूरा एक किरण जो दिखता है, उस ड्रॉपलेट पार्टिकल्स वाट में एकदम दिखता है वाइट जैसा लाइट वहां से आता हुआ, एक चमकता हुआ दिखता है। तो ये चमकता हुआ दिखने का कारण यही है, टिंडल इफेक्ट है, ये टिंडल इफेक्ट है। ठीक है। और एक चीज याद रखना, किसी का वेवलेंथ वेवलेंथ ज्यादा है। देखो हम इधर ही बता देते हैं, यहीं पे जगह ही क्या है। हाँ, जैसे देखो ये पाथ है, पिच है, बेटा। और इसकी यदि वेवलेंथ इस तरह का है, वेवलेंथ ऐसे है, यानी इन्फ्लुएंस इसमें ज्यादा है, इस दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस यदि है, ज्यादा डिस्टेंस है, तो यानी ज्यादा वेवलेंथ का मुड़ना तो डिस्टेंस कम दूरी का कवर करेगा, डिस्टेंस लेस होगा, लेस ये क्या करेगा, रीच करेगा, कम दूरी तय करेगा। और यदि वेवलेंथ छोटा है, एकदम छोटा है, वेवलेंथ छोटा है, तो ये मोर देन डिस्टेंस कवर करेगा, मोर देन डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, ज्यादा दूरी करे, ये भी बात समझ में आ गया। यही लिखा है यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द, ये हो गया फिनोमेना सी टू द बीम ऑफ द सनलाइट इनसाइड द स्मोक फील्ड द रूम फॉर द स्मॉल होल। यदि कह रहा है कि आप रूम में धुआं कर दो, और धुआं करो, हल्का करना, ज्यादा नहीं, उसमें एक लाइट को डालना, तो एक टॉर्च को उसमें टॉर्च लाइट रूम में ऐसे जला देना। जैसे जलाएगा तो टॉर्च का लाइट को देखना, लाइट को, उसमें बहुत सारे पार्टिकल आपको दिखाई देगा इधर उधर मूव करते हुए, स्कैटरिंग करते हुए, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर मूव करता हुआ दिखेगा। तो दैट इज क्या है वो टिंडल इफेक्ट है, वो टिंडल इफेक्ट का प्रभाव है वो। और या नहीं तो धुआं भी मत करना, कोई डस्ट का, जैसे कोई कपड़ा है, डस्ट नहीं है, तुमको लग रहा है साफ है, ठीक है, तो उसको क्या करना, टॉर्च जला के उस कपड़ा को झाड़ देना। ऐसे जैसे झाड़ोगे तो देखना बहुत सारे कण आपको उस लाइट में दिखेगा, घूमते हुए, मूवमेंट करते हुए, है ना। वही चीज होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर ऑफ द फाइन पार्टिकल्स, वो बहुत छोटा छोटा स्मॉलर साइज में होता है, लेकिन वहां पे वो दिख जाता है। फिर बोला कि व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, यानी बना बोला कि क्यों हमें आकाश नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो बोला कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इज अ फाइन पार्टिकल्स, बहुत फाइन पार्टिकल, इट इज द एटमॉस्फेयर हैव साइज, स्मॉलर साइज है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ये दिखता है, द मोर इफेक्टिव स्कैटरिंग लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर ब्लू
इंड इंड द इन द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ, यानी ब्लू का जो है ना लॉन्गर वेवलेंथ है, ब्लू का क्या है वेवलेंथ ज्यादा है, तो जिसके कारण से वेवलेंथ ज्यादा है। रेड इंड यानी रेड यहाँ देखो कम बहुत कम है, यहाँ ब्लू का ज्यादा है। अब ये कह रहा है कि इस कंडीशन में passing through the atmosphere fine particles air scatter the blue color shorter wavelength को पार करते हुए जाता है, strong than red, और क्या होता है ये लाल से लाल से ज्यादा ज्यादा दूरी तय कर रहा है, ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तय कर रहा है। इसका कारण ये है कि उसका जो है ना वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है उससे ज्यादा है, 1.8 टाइम ग्रेटर देन ब्लू लाइट। हाँ, यानी 1.8 टाइम यानी इतना गुना, टाइम मतलब तो उसके गुना ज्यादा है। दस टू द सनलाइट passes थ्रू द एटमोस्फेयर, the fine particles in air scatter the blue color shorter wavelength more strongly. The red scatter blue light enter our eye. If the earth had no atmosphere, there would be no have been any scattering, then the sky would have looked dark। यानी कह रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी तरह का एयर नहीं रहेगा तो वो स्कैटर नहीं हो पाएगा, और जैसे स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा तो क्या हमारा जो है ना आसमान डार्क दिखाई देता है। इसलिए देखना कोई हवाई जहाज से चलने वाला आदमी को आसमान जो है ना ब्लैक दिखाई देता है, और वहां से पृथ्वी की ओर झांकता है तो ब्लू दिखाई, तो पृथ्वी को ब्लू झांकने का कारण है कि हमारा साइंस का कहना है कि 71% वाटर है, तो इसके कारण से भी दिखाई देता है ब्लू। ठीक है, और कारण है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ना जो ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन है, माना हरित क्रांति बहुत ज्यादा है, पत्ते हैं, ये हैं, घास है, पानी है, बहुत सारे। पानी तो कोई कलर होता नहीं पानी में, दैट इज कलरलेस ऑफ वाटर, बट दे हैव टू अपीयर व्हेन यू kept in the any to utensil, any to color keep that is simmed में दैट इज दैट कलर्स। हाँ, तो हमें प्रतीत होता है। वेवलेंथ हो गया, रेड स्कैटर लाइट द इंटर आई, और वो हमारे आंख में प्रवेश करते हैं। अर्थ नो एटमॉस्फेयर यदि ये रहेगा तो हमें कोई भी स्कैटरिंग लाइट नहीं दिखाई देगा, और जिसके कारण हमें डार्क दिखाई देगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 0 से लेकर के जो 12 किलोमीटर तक जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 0 से लेकर के 10 किलोमीटर तक ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक के कारण से इसमें ये इंटर करता है, जिसके कारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है। द स्काई वुड हैव टू द लुक्ड डार्क, डार्क द स्काई appears dark to passes pass, passengers flying at very high altitude scattering is not prominent at such as light। फिर इसके कारण से वो हमें दिखाई देते हैं। अब बोला कि कलर ऑफ द सन, हाँ, एट सनराइज एंड सनसेट, उसका कारण क्या है देखो। कभी लाल लाल सूर्य जब सनराइज होता है, ठीक है, जब सूर्य निकलते हैं उस टाइम में हमें लाल दिखाई पड़ता है, और डूबते टाइम में भी रेड दिखाई पड़ता है। इसका कारण पूछ रहा है कि बोला कि लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ द एयर। वो थिकर माना होता है बहुत मोटा, थिकर लेयर, थिकर लेयर यानी मोटी परत। क्या है ये? मोटी परत। अब ये की लेयर ऑफ द एयर लार्जर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी बहुत दूर तय करता है, मोटी परत से होते हुए रे को जाना पड़ता है, और बहुत दूरी तय करता है। सी बिलो गिवन however light from the sun overhead would be the travels relatively shorter distance at noon. The sun appears white on only the little of the blue and violet colors are scatters near the horizon. Most of the blue light are shorter wavelength are scattered away by the particles. Therefore, the light the reach our eye in the longer weak wavelength
गिव्स राइज टू द रेडिस अपियर ऑफ द सन, यानी कह रहा है कि बहुत लंबी दूरी तय करती है, बहुत वो थिकर है ये हमारे एटमॉस्फेयर का ये वायुमंडल। ये जो वायुमंडल है, वायुमंडलीय दाब को पार करने में इसका बहुत वेवलेंथ जिस उसका ज्यादा है, रेड लाइट का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। वो लगभग कहा जाता है कि जो 8,000 एंगस्ट्रोम का उसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ ये बहुत ही मजबूत होता है, और रेड कलर हमें दूर से प्रतीत होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत दूरी तय करता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस का जो वेवलेंथ कम होता है, ये छोटा वेवलेंथ बनाते हुए ज्यादा दूरी तय करता है, अभी जस्ट बताए हैं। तो यानी कह रहे हैं कि सन नियर बाय ओवरहेड, लेस ब्लू स्कैटर से कम हो पा रहा है, और ब्लू स्कैटर अवे सन अपियर रेडिस, और ये इसके कारण से सन दिखाई देता है रेडिस कलर, नहीं मतलब कहा जाता है ब्राउनी भूरा भूरा टाइप का, मूली जैसे रेडिस मनो मूली टाइप का, तो वो रेडिस ब्लू। तो रेडिस हल्का सा लालपन, रेडिस, और माना रेड मतलब लालपन, और हल्का मानो ब्राइट थोड़ा लगेगा कि उसमें चमक व्हाइट टाइप का चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो लालपन में, ये कैसापन लालपन, जैसे कि आप देखोगे एक लाल मूली होती थी, लाल मूली सलजम मूली होती है ना, तो सलगम मूली वही वाला उसी कलर का बात कर रहा है ये। एक तो व्हाइट वाला होता है, व्हाइट वाला नहीं, एक रेड कलर वाला, व्हाइट व्हाइट रेड कलर कॉम्बिनेशन होता है, उसके तरह का ही बोल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से करना, और फिर इसमें एक चीज और याद रखना, यदि पावर का बात करेगा कि कितना पावर का किसको लेंस लगेगा, तो उस कंडीशन में पावर का फॉर्मूला था P बराबर 1/f। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पावर, इसको पावर बोलते हैं, कितना पावर का आपको लेंस लगेगा। ये क्या है, फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो ऐसे हम तुमको बता देते हैं, जैसे देखो, जैसे निगेटिव आता है, पावर यदि निगेटिव आ गया, निगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब निगेटिव एरिया कौन 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 ये वाला देखो, ये वाला पॉलिश किया रहता था, लेंस रहेगा तो कोई बात नहीं, पॉलिश नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। इस एरिया में जब इमेज बनेगा, इस एरिया में तब इमेज बनेगा, इस एरिया के लिए बनेगा, तो ये कौन सा था, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो तब हम लोग निगेटिव वाले कॉनकेव लेंस लगाएंगे, और पॉजिटिव वाला इधर आके इमेज मन आ रहा है, इधर से इधर की ओर ठीक करना है, तो उस समय में कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाएगा। तो दोनों में ध्यान रखना। तो यानी पावर इसका फिर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मान के चलो आपको बोल दिया, ये लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस विजन इतना है, इतना मीटर, नियर विजन इतना है, द पावर ऑफ द लेंस फोकल लेंथ ऑफ इतना। तो कुछ नहीं, तुमको क्या करना है, पहले पावर निकाल लेना है। तो पावर कैसे निकालें, तो पावर यदि बोले आ जाएगा तो पावर निकालना 1/f का फॉर्मूला लगा के, और यदि तुमको बोला जाएगा कि हमको फोकल लेंथ बताए, तो 1/f पे पावर हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देना, दोनों फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि तुमको बता दे रहा हूँ, जैसे f फोकल लेंथ पूछ रहा है, f बराबर 1/-5.5 है, यदि इसको भाग दे देंगे तो -0.18 मीटर लगेगा, तो हो गया पावर। इसमें क्या हो गया, ये विजन हो गया, ये कौन सा, ये जब भी एफ निकलेगा तो ये फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, जहां से जिसकी दूरी होती है, जैसे एफ यहाँ है, तो आंखों की दूरी, कहाँ पे चश्मा को लगाया जाएगा, कितनी दूर में लगाया जाएगा, कितना उसको लेंस की पावर दिया जाएगा, तो वो डिसाइड करता है। जैसे चश्मा है, इसको हमने इस दिखा जाएगा कि कॉनकेव कॉन्वेक्स कौन सा लगाएगा, और कभी कभी क्या होता है, दोनों को लगा दिया जाता है, तो इसमें एक दाग होती है, ऊपर वाले में अलग कॉनकेव रहेगा तो नीचे वाले में कॉन्वेक्स रहेगा, तब कोई देखता है तो नीचे नजर करके ऐसे देखेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस। दो फोक्सी लेंस कभी कभी लगता है
जब ज्यादा परेशानी होती है आंखों में तो इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इसमें अब कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी इसको फॉर्मूला ही तो बता ही दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है जो नियर साइटनेस उसको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी कहा जाए तो वो यू होता है, और जब भी होगा तो वो माइनस में ही आएगा, 25 सेंटीमीटर। भी दिया है कितना, यानी -1 मीटर। कोई सेंटीमीटर को मीटर में तो नहीं चलेगा, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो -100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फोकल लेंथ चाहिए, एफ इक्वस टू वाई। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/f = 1/v, 1/v -1/u। क्यों? क्योंकि ये लेंस का फॉर्मूला है, हम पढ़ा चुके हैं कई दिन। लेंस का फॉर्मूला है ये। और मिरर का फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्म 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक, इसको भी ध्यान में रखना। तो हमको क्या चाहिए, f चाहिए, तो 1/f। यहाँ 1/v क्या है बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 100, तो यहाँ लिखो -1/100। और यहाँ का माइनस और -25 इसका, ऐसे लिखेंगे। तो 1/f इक्वल्स टू -1/100। अब माइनस माइनस प्लस 125 यानी 25 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 100। तो -1 प्लस 25 × 100, तो 1/f इक्वल्स टू क्या, 3/100 है ना होगा। तो जब इसको f बराबर क्या होगा, तो उलट जाएगा, उलट जाएगा। तो उलट जाएगा तो क्या निकलेगा, 3/100। ये क्या लिख दिया जी, वो थोड़े होगा, ये होगा, देखो 1/f इक्वल्स टू निकला वो 3/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको इधर से उधर। तो क्या निकलेगा, f इक्वल्स टू 100/3, है ना। तो यहाँ पे हाँ मीटर में कर दिया, तो ये सेंटीमीटर है तो मीटर, ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कर दो। तो क्या करना होगा, इसको भाग दे दो, पहले डिवाइड कर दो, है ना, इसको यहीं पे रहने दो, इसको रहने दो, फिर एफ जैसे पावर निकालना रहेगा। तो ये पावर निकालना रहेगा, तो पावर ये देखो ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लेंगे तो क्या होगा, 100 से आपको भाग देना होगा। तो नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो। आपको क्या करना है, इसको भाग दे देना है। एफ बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 33 तिया 99, 33 तिया 99। ये हो गया किस में, एफ बराबर निकला बेटा, ये किस में है, ये है सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे तो 0.33 ऐसे लिया जाएगा ना, वही देखो यहाँ पे लिया है ना, 0.33 आ जाएगा। फिर पावर, ये नहीं, ये तो पावर निकाला है, तो उसके बाद इसका पावर निकालो, तो P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है 1/, तो P बराबर हो जाएगा 1/f का वैल्यू क्या निकला है, 0.33। अब इसको भाग दे ऐसे, और डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा, तो 33 तिया 99, P बराबर 100/3 करेंगे, और जीरो यहाँ पे कुछ था, 33 ऐसे चला जाएगा, तो कतनो जीरो हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही 33 तिया 99, फिर ये भी तो डॉट डॉट चला जाएगा। तो ये देखो 33 तिया 99 3 बार में भाग लेगा प्रॉपर। अब पॉइंट वाला जीरो जीरो को उधर का वैल्यू नहीं रहता है, तो पावर इसको प्लस लग गया 3, हाँ डायोप्टर। तो पावर का एसआई यूनिट भी याद रखना, पावर का एसआई यूनिट डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा, इसके बाद ये सब क्वेश्चन, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी देख लेना। और आई नॉर्मल आई, व्हाट इज द हाइपन डिस्टेंस टू आई टू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, वाई इज स्टार्ट ट्विंकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। फिर वाई इज प्लानेट डू नॉट ट्विंकल, प्लानेट क्यों नहीं, क्योंकि देखो प्लानेट में जो है, प्लानेट्स में अपना लाइट तो नहीं है, डजंट डजंट ऑन लाइट, अपना तो उसको प्रकाश नहीं है।
जब प्रकाश अपना नहीं है तो उसमें कहाँ से वो ट्विंकलिंग विंकलिंग करेगा, और क्या अपना उसको प्रकाश नहीं है। प्लांट ट्विंकल्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज अपीयर लार्जर साइज, वो बहुत बड़े होते हैं। और स्टार आर द रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ, यानी वो पृथ्वी से नजदीक होते हैं। और तारे बहुत अनगिनत दूर पर है, उसका कोई ये नहीं है। वो कंसिडर करेंगे तो बहुत बड़े हैं, और उसमें कोई अपना लाइट नहीं है, जिसके कारण से ऐसा होता है। ये भी देखना। अ, और ये उतना देख रहा हूँ, एस्ट्रोनॉट, ये भी ठीक है, देख लो। तो इसको नकारा नहीं जा सकता, ये तीनों देख लेना, ठीक है। टेक केयर इन फ्यूचर। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज सपोर्ट मी, और एनी टू प्रॉब्लम डू यू हैव, प्लीज टेल अबाउट दैट। You are best in the world, but you always that is the one thought I want to tell you about that. If you work hard, then you will be succeed in the life. So this is my opinion. Without laborious, you can't achieve any to job, any to business, any to succeed in life. You can't to do. Huh? So that is my opinion. Thank you. Take care. Thank you. Take care.